अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और अपनी लर्निंग भी कर रहे होंगे और लेक्चर्स को भी तवज्जो से सुन रहे होंगे। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को और आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन या फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये तो आपको पता है ना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के किस ऑर्गेनल में होता है? गुड, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद है? प्लांट सेल में, ठीक है। और प्लांट सेल खुद कहाँ मौजूद है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीफ पे। अच्छा जी, अब ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, इसके कौन कौन से फेजेस हैं, अब आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ लाइक प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट करता है टू रिएक्शन पे या टू फेजेस पे, दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के लिए लाइट का होना या सोलर एनर्जी का होना जरूरी है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो कहलाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन इसी वजह से ये रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही होते हैं। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। First of all, the very first point, it occurs at thylakoid membrane. Light reaction कहाँ होता है? Thylakoid membrane पे। Conversion of light energy into chemical energy by pigments. Light reaction में क्या है कि जो भी सूरज से या सन से लाइट आ रही है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो इस लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करा देते हैं केमिकल एनर्जी में। थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है लाइट रिएक्शन का? फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ऑक्सीजन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, हमारे जहन में ये बात आती है कि जो ऑक्सीजन है बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट से आती है। एक्चुअली वो ऑक्सीजन वाटर के फोटोलिसिस से यानी वाटर के ब्रेकडाउन से हमें मिलती है, फिर ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। लाइट रिएक्शन में इन दो कंपाउंड्स की या इन दो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं। अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट वीडियोस में हमने ATP की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ग्रुप इसमें आके ऐड होता है, एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और कन्वर्ट हो जाता है ये ADP का स्ट्रक्चर ATP में। बिल्कुल इसी तरह NADP ये भी सेल में मौजूद है और ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, इसको प्रोटॉन को रिड्यूस करेगा यानी इसको हाइड्रोजन की फॉर्म में लेकर आएगा, और फिर ये हाइड्रोजन जब NADP में ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? NADPH2, और ये भी हमारा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इस तरह से इस रिएक्शन में ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वर्ड चूंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करना, आगे भी इसकी टर्म आएगी। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन तीनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन भी हमें नजर आता है तो क्या हो रहा होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। और इसी तरह से रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी अगर किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर एडिशन हो हाइड्रोजन की या गेन हो रहे हो इलेक्ट्रॉन, या किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो तो वो रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन का। लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड से होती है, यानी लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होगी कि किसी स्ट्रक्चर से या किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या लूज होंगे और दूसरा सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। इस एग्जाम्पल को हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं।
अच्छा ये देखिए, अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास दो कंपाउंड हैं A एंड B। फॉर एग्जाम्पल A इज आयरन एंड B इज ऑक्सीजन। यहाँ आयरन से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन से लॉस होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? इनको गेन करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरीके से आयरन से जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन जो आयरन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है ऑक्सीजन। आयरन यहाँ क्या काम करवा रहा है? आयरन यहाँ काम करवाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में करवाएगा? ऑक्सीजन के अंदर। और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और जो एजेंट या जो भी केमिकल सब्सटेंस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करवाता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में आयरन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गेन करवा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन से में क्या हो रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जो लूज किसने किए हैं? आयरन ने किए हैं। और जो भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाता है वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए, पहले आयरन क्या है? एक रिड्यूस कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये खुद क्या बन गया? ऑक्सीडाइज कंपाउंड बन गया। लेकिन ये एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लूज किया है, और लूज करवाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके ऐड हो गए हैं? ऑक्सीजन में। और इस केस में ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने आयरन से दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज करवाए हैं। ठीक है, तो ये देखिए B इज रिड्यूस, यानी कि B ने क्या करा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और वो किस फॉर्म में आ गया है? रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। यहाँ इक्वेशन भी देख लें, आयरन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो आयरन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो हमारा क्या है? डार्क रिएक्शन। इसी को हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा, क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली लाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा, डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से। फिर नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, यानी ATP और NADPH2 जो कहाँ फॉर्म हुए हैं? लाइट रिएक्शन में। यही दो एनर्जी रिच कंपाउंड यूटिलाइज होंगे डार्क रिएक्शन में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्ट्रोमेटा से अंदर आती है लीफ में या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, ये फिर रिड्यूस किस तरह से होगी? आपको याद है अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सनलाइट से स्प्लिट होता है, यानी फोटोलिसिस का रिएक्शन होता है, और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई थी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ रिएक्शन में बच गए थे। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के अंदर ऐड होगा, इस प्रोटॉन में ऐड होगा, तो अब ये प्रोटॉन नहीं रहेगा, बल्कि ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज को फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है साइक्लिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसे हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कैल्विन एंड बेंसन हैं। और इसको रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बनने से पहले इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जो कंसिस्ट करते हैं कार्बन 3 स्ट्रक्चर्स पे। ओके, तो ये डार्क रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। आइए अब हम लाइट एंड डार्क रिएक्शन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम पहले भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इस यहाँ जो है ये इस तरह से जैसे सिक्के होते हैं ना, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, इस तरीके से ये सारे
सिक्के समझें कि ये एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं डिस्क लाइक जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये पूरा होल स्ट्रक्चर यूरेनियम कहलाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। अच्छा, यही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है लाइट रिएक्शन के लिए। जब सनलाइट, आप जानते हैं ना कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है, यानी आप जो फोटोन, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं या पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, हम उन्हें फोटॉन्स भी कहते हैं। ये लाइट ट्रैवल करती है और ये स्ट्राइक करती है किससे? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद हैं। इसी चीज़ को, यानी इस एक स्ट्रक्चर को अब हम यहाँ देखते हैं कि ये देखें, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद हैं और इसमें से कुछ पिगमेंट्स ऐसे होंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ पिगमेंट इसमें ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। और इसी पूरे सिस्टम या स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर या हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद हैं। एक तो लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए मौजूद है, और डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होंगे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए सनलाइट यहाँ आई फोटोन की फॉर्म में, उसने हिट किया क्लोरोफिल से। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लाइट मिलेगी, ये यहाँ से क्या करेगा? इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया और ये कहाँ चला गया? हायर स्टेट में चला गया। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करेगा। ठीक है, ये वाली जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज कर रहा है हायर स्टेट टू लोअर स्टेट में जब आ रहा है, तो ये एनर्जी यूटिलाइज होती है कहाँ? यहाँ। ये देखिए कि जो फॉर्मेशन हो रही है एटीपी की, वहाँ पे आप जानते हैं ना कि एडीपी जब एडीपी में ऐड होता है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये यहाँ से आती है। ठीक है, यानी सनलाइट से। सनलाइट ने किसको? सनलाइट हिट करती है कहाँ पे? यहाँ डिफरेंट पिगमेंट्स पे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, जहाँ डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कैरियर मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। और इस तरह इलेक्ट्रॉन जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाता है, यानी अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ, तो हर स्टेप पे वो एनर्जी को रिलीज करेगा और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है कहाँ? इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन कराने के लिए। यानी एडीपी कंबाइन होगा फॉस्फेट से और एटीपी बना देगा। बिल्कुल इसी तरह जो एनएडीपी है, इसके अंदर भी एडिशन, इसके अंदर भी एडिशन होता है किसका? प्रोटॉन, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ये देखें, हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस किया था ना कि ये एनएडीपी है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले ऐड होगा, इसको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और फिर ये एनएडीपी कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। और इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहाँ से मिल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रैपिंग से मिल रही है। एट द लास्ट ये कहाँ तक चला जाएगा? यानी NADP को कन्वर्ट करा देगा NADPH2 में और इस तरह से ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे थाउजेंड्स ऑफ फोटोसिस्टम्स मौजूद होते हैं जो किस पे कंसिस्ट करते हैं? हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। और याद रखिएगा ये क्या है हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। इसमें कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए। कुछ पिगमेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और आगे ट्रांसफर करते चले जाते हैं। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं जो क्या है? डार्क रिएक्शन। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। ये जो बाकी का जितना भी पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रोमा कहलाता है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मौजूद हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर से आ रही है, स्टोमेटा से अंदर होगी। जब ये अंदर आएगी तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला मॉलिक्यूल मौजूद होता है, वो इसको रिसीव करेगा। वो कंसिस्ट करता है 5 कार्बन कंपाउंड पे और एक कार्बन यहाँ के उसमें ऐड होके क्या बना देता है? ग्लूकोज बनाता है। लेकिन ये कोई बहुत ईजी रिएक्शन नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व है।
ठीक है। फिर ये शुगर मॉलिक्यूल बन जाएगा और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए यहाँ मौजूद होगा। यानी ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, रिसीविंग मॉलिक्यूल इसे रिसीव करेगा, नंबर स्टेप से गुजारेगा और ये क्या बन जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल फिर बच जाएंगे वो मॉलिक्यूल कहाँ है, दोबारा से रिसीविंग मॉलिक्यूल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेंगे और कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहेगी। कब तक, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ये भी पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज किस तरह से फॉर्म कर रही है कि जब इसके अंदर किसका एडिशन होता है, हाइड्रोजन का। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा था तो हमने कहा था ना कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर रिमेनिंग है। यहाँ ये प्रोटॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस करेगा, यानी इस प्रोटॉन को पहले हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएगा, देन ये हाइड्रोजन फिर ऐड होगी किसमें, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। देखिए ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला हमारे पास रिएक्शन है, इसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी यहाँ से आएगी। जो लाइट रिएक्शन में ATP फॉर्म हुआ था और NADPH2 फॉर्म हुआ था, यही दोनों शुगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हम जो सेल है हमारे पास, प्लांट सेल, वो ATP की फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करता है, स्टोर भी करता है और उसको यूटिलाइज भी करता है। ठीक है, आई होप कि आपको लाइट एंड डार्क रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने रिएक्शन को डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट करता है 2 रिएक्शन पे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है ATP और NADPH2, जबकि डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अच्छा, यहाँ देखें, ओके, लिमिटिंग फैक्टर्स। अब हम लिमिटिंग फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का जो रेट यानी स्पीड है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस में 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लाइट कंपोज होती है या कंसिस्ट करती है 7 कलर्स पे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए वायलेट, ब्लू और रेड लाइट की ज़रूरत है, यानी इसी इंटेंसिटी या वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएगी। ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑप्टिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपने ऑप्टिमम अमाउंट से कम या ज़्यादा हो जाए तो ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो करवा सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर के ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कि अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है मोर देन 45 तो ये क्या कर देगा, एंजाइम्स को डीनेचर कर देगा और क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर। इट मीन्स के हर फैक्टर का ऑप्टिमम अमाउंट में होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा फोटोसिंथेसिस भी ऑप्टिमम अमाउंट में होता रहेगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर का हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।